हाय गाइस, कैसे हो बेटा? मस्त हो? चलो बाबू, देखिए आज का लेक्चर हम लोग का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 होगा और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना बाबू? और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे और इस पर आधारित कुछ अच्छे न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। ठीक है ना? और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, निरक्षीय तथा अन्य स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी भी चर्चा हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और ये लेक्चर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है? सो हेडिंग लगाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, देखिए किसी किसी किताब में वैद्युत लिखता है, किसी किसी किताब में विद्युत लिखता है, बात एक ही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखिए बाबू, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रख दिया जाता है तो बना सिस्टम यानी बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है ना? फिर से सुन लेंगे। जब दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट मतलब बहुत पास रख दिया जाता है, तब जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, दोनों का मान क्यू है, इनको कुछ दूरी पे रखा गया है। मान लेते हैं बीच की दूरी कितनी है, तो 2l। ठीक है ना? वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l लिया जाता है। अब 2l लेने का कुछ खास रीज़न नहीं है, बस सिर्फ सुविधा के लिए लिया जाता है। 2l अगर ले लेंगे तो सेंटर से इसके सेंटर से जो आधी दूरी होगी वो l हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पर 2l लिया जाता है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है ना। अगर केवल l दूरी ले लेंगे तो जो आधा की बात करेंगे तो l/2 और l/2 हो जाएगा। तो वहाँ से भी फार्मूला प्रूफ करेंगे तो भी सही है ना। लेकिन जो फार्मूला किताबों में चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए बीच का जो डिस्टेंस है, यानी चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 2l लिया जाता है। तो अब 2l दूरी हो गया, तो जब ये जो 2l है ना वो बहुत कम दूरी होती है, माइक्रोमीटर में होता है, मिलीमीटर में होता है, ये बहुत कम दूरियां होती हैं। जब दो समान आवेशों परिमाण में समान हो और विपरीत प्रकृति के हों, इनको जैसे ही अत्यंत निकट रखेंगे मतलब बहुत पास रखेंगे तो जो सिस्टम बनेगा वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो बाबू, किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो P से प्रदर्शित किया जाता है। P यह एक सदिश राशि है, तो P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। ठीक है ना? यानी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना? अब ये तो अदिश रूप हो गया। अगर सदिश रूप की बात करें तो सदिश रूप में वेक्टर P पे लग जाएगा, P पर लग जाएगा वेक्टर, और यहाँ पे Q जो है अदिश राशि है इंटू 2l, ये लेंथ वेक्टर का काम करता है।
अब बात कर लेते हैं कि ये अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी तो होनी चाहिए, यानी P की दिशा होनी चाहिए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा होनी चाहिए। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब इसको हमेशा याद रखिएगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर किसकी दिशा होती है? तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी P की दिशा होती है। P इक्वल टू फार्मूला कितना होता है? तो Q इंटू 2L। आप यहाँ से इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P इक्वल टू Q 2L, जहाँ Q क्या है? तो आवेश है, आवेश का परिमाण है ना। हम दोनों आवेशों के परिमाण का मान लिखे हैं, किसी एक का मान Q से, चिन्ह नहीं लिखेंगे, उसका परिमाण। तथा 2L क्या है? तो आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, सही है। और P क्या है? तो P जो है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, चलिए बाबू अब बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक, देखिए आप लोग यहीं से बता देंगे मात्रक। Q का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम, कूलाम। और 2L क्या है? तो इनके बीच की दूरी है, तो कूलाम और मीटर ये हो जाएगा कूलाम मीटर। यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। फार्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब इस फार्मूले को याद रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना है P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है ना, P जो है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, Q आवेश, 2L आवेशों के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है ना, वैद्युत ध्रुव जब समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रख देंगे तो बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो P इक्वल टू Q क्रॉस 2L। ठीक है, इसको बनाइए, हो गया। अब आते हैं इस पर लेकर के सवाल। ठीक है ना, चलिए जरा देखिए तो क्वेश्चन देखिए इसका, इसको मिटाते हैं और इसका सवाल देखते हैं। चलो बाबू देखो तो मज़ा आ रहा है लेक्चर में, सर जी बहुत मज़ा आ रहा है। देखो बाबू पढ़ाई करना शुरू कर दो, बाकी तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए धीरे धीरे हम लोगों का पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पहला सवाल बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनके बीच की जो दूरी है वो दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन धन आवेश होता है। ठीक है, ये ऋण आवेश और ये धन आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये धन आवेश होता है। तो क्या ये वैद्युत ध्रुव बना रहा है? देखते हैं, दोनों आवेशों का मान समान तथा इनकी प्रकृतियाँ विपरीत, एक माइनस तो दूसरा प्लस, तो ये बना रहा है। ठीक है ना, और बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं 2L, यानी ये जो मान है वो किसका है? 2L। तो 2L बराबर 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर, ये एंगस्ट्रॉम में था।
क्योंकि फार्मूला होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। इतना हो गया। अब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तब फार्मूला जानते हैं P = Q × 2L। Q का मान इन दोनों में से किसी एक का परिमाण रखा जाता है, यानी मैग्नीट्यूड रखेंगे, चिन्ह नहीं रखेंगे, ठीक है। तो Q का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 2L का मान देख लीजिए कितना है, तो 0.53 गुणे 10⁻⁻10। चले हल करें। चलिए 16 या 48 के 8 हासिल हो गया 4, 16 5 80 और 4 84। 0.2 अंक इसका, 1 अंक इसका, तो 3 अंक पे दशमलव गुणे 10⁻⁻19 10 -29। अगर इसको हम इस प्रकार से लिखें 8.48 तो गुणे 10 हो जाएगा कितना, तो -30। ठीक है। मात्रक की बात कर लेते हैं। जैसे ही मात्रक देखेंगे तो आप लोगों को मात्रक याद है कूलाम मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। तो P बराबर हो जाएगा 8.48 गुणे 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। ठीक है। इसकी दिशा किस तरफ से किस तरफ होती है, तो माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर। तो यहाँ पर दिशा हो जाएगी, दिशा इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर। ठीक है। चलिए ये हम लोगों का था पहला सवाल। अब आते हैं दूसरे सवाल की बात करते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 गुणे 10⁻⁻12 मीटर है। इस निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि। पहला बोल रहा है कि वे विरामावस्था में है। दूसरा बोल रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये वाला सवाल और अच्छा है, इसके बाद वाला सवाल लाएंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है ना। चलिए ज़रा देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है ना। वही सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इस पर आवेश की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम और प्रोटॉन का आवेश +1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। इनके बीच की दूरी दिया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, यानी 2L बराबर दे रखा है 0.53 गुणे 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं। बोला है कि जब ये दोनों स्थिर हैं, यानी विरामावस्था में, तब इनका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यानी कि विरामावस्था में, विरामावस्था में जब ये दोनों रुके हैं तब की बात कर रहा है। तो P = कितना हो जाएगा, Q × 2L। Q का मान दे रखा है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 0.53 गुणे 10⁻⁻12 मीटर। अब गुणा करेंगे 16 या 48 और 16 5 80 4 84। ये हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे 3 अंक पर, गुणे 10⁻19 12 19 10 29 30 31, तो -31। चलिए इसको लिख सकते हैं 8.48 गुणे 10⁻⁻32 कूलाम मीटर। ये P का मान हो जाएगा। ये तो आंसर हम लोगों का सही है तब के लिए जब दोनों के दोनों विरामावस्था में है। लेकिन दूसरे की बात कर रहा है कि ये विरामावस्था में ना रह करके इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगता है। तो देखिए यहाँ पर प्रोटॉन को बैठा देते हैं, जबकि ये क्या होता है, धन आवेश होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ज़रा सोचिए, जिस समय यानी किसी क्षण अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है ना, और बीच का दूरी तो दे दिया है 0.53 गुणे 10⁻⁻12 मीटर। जिस समय इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मान लेते हैं गति की दिशा इस तरफ है, तो
इसके लिए जिस समय यहाँ पर है तो P की दिशा किस तरफ होगी, तो ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश, तो ऋण से धन की ओर यानी इस तरफ होगी। तो कभी तो समय आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो धीरे 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 घूम करके इसके अपोजिट साइड में आ जाए। यहाँ पर था तो P की दिशा माइनस से प्लस की ओर यानी इस तरफ है। कभी तो समय आएगा कि ये घूम करके यहाँ पर आएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तब P की दिशा किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। देखिए जब यहाँ पे था तो P इस तरफ काम कर रहा था ये, और जब यहाँ पे आया तो इस तरफ हो जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो इसकी वजह से वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ, और जैसे यहाँ पे आएगा तो उसकी दिशा इसके विपरीत हो जाएगी, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मान लेते हैं कि किसी क्षण यहाँ पे था तो इसकी वजह से P की दिशा इस तरफ हो जाएगी, और घूमते 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 यहाँ पे आएगा तो इसकी दिशा इस प्रकार से हो जाएगी, यानी ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक स्थिति का एक विपरीत स्थिति है, जिसके कारण जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा आ रही है दोनों स्थितियों में एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, और ये सदिश राशियां हैं तो विपरीत दिशाओं वालों को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। यानी जो रिजल्टेंट मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ गति करता है तब P बराबर कितना होता है, तो 0 हो जाएगा, 0, क्योंकि सभी के सभी एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं ना, तो 0 होगा। चलिए बनाइए इसको। चलो अब अगला सवाल लेकर आते हैं, तीसरी सवाल। मिटा दें इसको। नोट कर लिया ना आप लोग। चलो तीसरा सवाल देखिए, थोड़ा सा बढ़िया है, ये भी सवाल अच्छा था। चलो देखो तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि 3 आवेश -q + 2q -q समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर एक दूसरे से स्मॉल a मीटर की दूरी पर रखे हैं। समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हाँ सही है। चले देखिए यहाँ से चर्चा कर लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल a दे रखा है, नाम बोल रहे हैं ABC, ठीक है। क्रमशः आवेश बैठे, यहाँ पर बैठा है -q आवेश, और यहाँ पर +2q आवेश, और यहाँ पर -q आवेश, ठीक है ना। बोल रहा है कि जो सिस्टम है यानी समायोजन है उसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी P का मान ज्ञात करना है, ठीक है, P का मान ज्ञात करना है। ओके चलिए अब आप लोगों को सोचना है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण तभी बनेगा जब आपका वैद्युत द्विध्रुव बनेगा, है कि नहीं। देखो वैद्युत ध्रुव तभी बनेगा जब आवेश का मान समान हो लेकिन प्रकृतियाँ विपरीत हो। जरा सोचते हैं, अगर इन दोनों आवेशों को देखें तो ये भी ऋण आवेश, ये भी ऋण आवेश, तो सेम नेचर के हैं, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव नहीं बन सकता। अगर यहाँ पे आएंगे इन दोनों की बात करेंगे तो ये -q, ये +2q, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बनेगा क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव ही नहीं बन रहा है। वैद्युत द्विध्रुव तब बनेगा जब दोनों का मान समान हो। यहाँ पे q है, यहाँ पर 2q। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो भी नहीं बन रहा है। अब वैद्युत ध्रुव बन ही नहीं रहा है तो वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहाँ से आएगा। अब वैद्युत ध्रुव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए ये जो 2q आवेश है वो बिंदु B पर है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं +q और यहाँ पे लिख सकते हैं +q। आप टोटल मिला देंगे तो +2q। कम बन गया। हाँ सर देखिए अब ज़रा देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो एक निकाय तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, यानी पहला वैद्युत ध्रुव यहाँ पे बन जाएगा, दूसरा ये वाला बन जाएगा क्योंकि ये भी हो जाएगा -q +q। चले अब ज़रा आइए, तो पूछ रहा है कि परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होगा।
जरा अब देखिए इस +2q को ऊपर कर देना, +2q। पहले वाले की वजह से जो P होगा यानी P1 वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा वो किस तरफ होगा, तो माइनस से प्लस की ओर यानी इस तरफ हो जाएगा। ये हो जाएगा P1 की दिशा। अगर दूसरे की बात करें तो ये तो -q, ये +q, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर, इसे P2 बोल दें। अब इनके बीच का कोण पूछेगा तब कितना होगा, तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज है और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो ये 60, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। अब कुछ नहीं करना है, P1 का मान निकालेंगे, P2 का मान निकालेंगे, रिजल्टेंट का फार्मूला आप लोगों को पता है, मान भर देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए P1 बराबर Q इंटू इनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो A, यानी कितना हो गया, तो AQ। इसी प्रकार P2 ये वाला देगा, और यहाँ से देखा जाए तो इसका आवेश Q इंटू बीच की दूरी 2L कहलाती है और ये कितना है A, तो यहाँ पे भी हो जाएगा A इंटू Q। सही है। परिणामी की बात कर लेते हैं, तो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा करड़ी में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 का बीच का कोण 60 अंश। अब रख दीजिए मान, तो P बराबर हो जाएगा फाइनली P1 का मान A स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस P2 का मान A स्क्वायर Q स्क्वायर, P1 का वर्ग है ना तो करके रख रहे हैं, प्लस 2 गुणे P1 यानी A इंटू Q अगुणते A इंटू Q, P1 P2 हो गया, और का 60 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितना हो गया टोटल, तो A स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस A स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस A स्क्वायर Q स्क्वायर, यानी सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर Q स्क्वायर, और फाइनली बाहर निकल जाएगा 1Q करड़ी में 3। मात्रक ये कूलाम में है और ये मीटर में है, तो कूलाम मीटर, आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ, तो परिणामी इसके बीच से जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा P। सही है। चलिए बनाइए जरा, तो इसको नोट कीजिए। चलो बाबू हो गया। ये सवाल मस्त सवाल था, धांसू सवाल था, ठीक है ना। 3 आवेश थे, -Q प्लस 2Q माइनस Q, तीनों एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित थे। पूछ रहा था कि ये जो सिस्टम बना है इसका रिजल्टेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए P, तो कितना आ गया, P बराबर फाइनली AQ√3। सो इसको हल कर लीजिए आप लोग। हो गया। चलो बाबू अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ज़रा देखिए, तो इसको मिटा दें। हाँ सर जी मिटा दीजिए ना। अब क्या करेंगे, हम लोग तो नोट कर लिए खट से, बहुत तेज आप लोग नोट करते हैं। बस ऐसे ही बने रहो, खट से नोट, खट से नोट, खट से नोट, खट 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 खट, ऐसे चलेंगे तब ना। देखो समझने वाला काम धीरे धीरे, लिखने वाला काम थोड़ा तेज़ी से करेंगे। तो आप लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण समझ गए। 2L का मान बीच की दूरी होता है, आवेशों के बीच की दूरी होता है। Q उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान रखा जाता है। सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर कोई वैद्युत ध्रुव है तो उसकी वजह से कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होता है। ठीक है, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और अन्य स्थिति में, है ना। चलिए ज़रा देखिए, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अक्षीय निरक्षीय
और अन्य स्थिति होता क्या है ना। चलिए ज़रा देखिए, तो वैद्युत ध्रुव को हम लोग जान चुके हैं कैसा होता है, एक प्लस और एक माइनस, दोनों का आवेश समान होना चाहिए और एक प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इधर माइनस कर दीजिए, प्लस वाला इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच की दूरी कितना ली जाती है, तो 2L। ये सेंटर O, बीच की दूरी यहाँ पे भी 2L। 2L लेने का कोई खास रीज़न नहीं है, आधा आधा कर देंगे L हो जाएगा, ठीक है। कोई खास रीज़न नहीं है किसका, 2L का। ओके ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। वैद्युत ध्रुव गुण के यानी वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अक्षीय स्थिति, देखिए इसको ना अक्ष कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहा जाता है। अगर कोई बिंदु इसके अक्ष पर स्थित है या फिर अक्ष की दिशा में स्थित है तो उसे कहेंगे अक्षीय स्थिति। अगर सेंटर से लंबवत स्थिति में स्थित है तो उसे कहेंगे निरक्षीय स्थिति। दोनों को बारी बारी समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस क्यू मान लेते हैं और यहाँ पे माइनस क्यू और बीच में इसका सेंटर O। अब अगर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लाइन में अगर कोई बिंदु यहाँ पर P है तो इसे कहेंगे अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति, यानी अक्ष पर स्थित रहेगा। अक्षीय स्थिति को एक और नाम से जानते हैं, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य स्थिति, इंग्लिश में एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना। ये अक्षीय स्थिति कहलाता है। एकदम लाइन में इसके हो तो अक्षीय स्थिति, सही है। ये प्लस और ये माइनस। हाँ, ये बिंदु इस तरफ भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसे। तो अगर यहाँ पर आएगा तो ये P हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्थिति अक्षीय स्थिति होता है, या तो इस तरफ या तो फिर इस तरफ। अच्छा ज़रा आप बताइए, तो ये किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति है कि नहीं। बिंदु यहाँ पर आएगा तो देखिए इसके सीध में है तो अक्षीय स्थिति। अब बात कर लेते हैं निरक्षीय स्थिति क्या होता है। निरक्षीय, निरक्षीय, निरक्षीय या अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ ये। और इंग्लिश में इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है ना, इक्विटोरियल पोजीशन। अब जरा देखिए तो ये वाला क्या होता है। लेक्चर बिना ढक्कन गिरे हुए नहीं खत्म होने वाला है। देखो बाबू, अगर यहाँ पे प्लस और ये माइनस और इसका सेंटर पॉइंट O यहाँ पर, तो इसके सेंटर से लंबवत पोजीशन में यानी 90 अंश की डिग्री पर अगर कोई बिंदु P है तो इस स्थिति को कहते हैं निरक्षीय स्थिति। या तो ये ऊपर हो सकता है या तो फिर नीचे हो सकता है। ये तो अक्षीय और निरक्षीय समझ गए। अब आते हैं अन्य स्थिति। अगर न तो अक्षीय में है और न ही निरक्षीय में है तो उसे कहते हैं अन्य स्थिति। जैसे ये हमारे पास है प्लस माइनस, कोई बिंदु यहाँ पर स्थित हो गया तो ज़रा देखिए, न तो इसके लाइन में स्थित है और न ही इसके लंबवत वाली स्थिति में स्थित है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो अन्य स्थिति। अन्य स्थिति मतलब इसको जनरल पोजीशन कह सकते हैं, जनरल पोजीशन, ठीक है ना। हाँ, बिंदु कहीं पे भी हो सकता है। जब उसके एक्सिस पर हो तो अक्षीय, जब उसके लंबवत वाले अक्ष पर हो तो निरक्षीय। अगर इन दोनों में से किसी पर नहीं है तो अन्य स्थिति में जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अक्षीय स्थिति क्या होता है, निरक्षीय स्थिति क्या होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको समझ गए तो नोट कर लीजिए, अक्षीय निरक्षीय।
अब आगे बढ़ते हैं, चलिए वो मिटाएं इसको। ओके, तो हेडिंग लगा लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, ये चलो अब देखो तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, इसे प्लस क्यू बोल रहे हैं और इसे माइनस क्यू, सही है। चलिए, बीच की दूरी 2l, ये इसका केंद्र O, इसके केंद्र से r दूरी पर, ये इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और इसी बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सेंटर से दूरी कितना मान लेते हैं, r, ये दूरी r। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिए आवेशों के बीच की दूरी 2l, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, l और l, ये भी l हो जाएगा। चलो बाबू आप आके देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, यहाँ से यहाँ तक की l, तो बाकी कितना बचेगा, तो r माइनस l, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी r और यहाँ से यहाँ तक का l, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो r प्लस l, ये पूरी दूरी, पूरा का पूरा डायग्राम तैयार। प्लस माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच का सेंटर O, आवेशों के बीच की दूरी 12, आधा आधा दूरी LL, सेंटर से कोई बिंदु स्मॉल r दूरी पर है जो कि अक्षीय स्थिति में है। केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी हो जाएगा स्मॉल r माइनस L, और प्लस Q आवेश तथा बिंदु के बीच की दूरी r प्लस L। देख लेते हैं डायग्राम में कोई कट तो नहीं रहा है, नहीं बाबू डायग्राम एकदम क्लियर आ रहा है। चलिए अब देखते हैं डेरिवेशन। चलें तो देखिए, ये तो माइनस क्यू है, अब माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, तो माइनस की ओर होता है। पिछले लेक्चर में बता दिया माइनस की ओर, और प्लस रहेगा तो प्लस से दूर की ओर, तो ये प्लस वाला है तो इसकी वजह से उस तरफ, यानी ऐसे हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, इसका भी तो नाम देना पड़ेगा ना, तो इसको हम बोल दे रहे हैं ए और इसको बोल दे रहे हैं बी, सही है। तो ये वाला कौन हो जाएगा, ई ए, और ये वाला ई बी। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, है ना, जैसे दिमाग में जाए। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक इस तरफ जा रहा और एक इस तरफ, तो बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ज़रा देखिए, जब परिणामी की बात आएगी तो आप लोगों को बताए थे कि जब कोई सदिश, कोई दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी डायरेक्ट घटा देते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को, ठीक है ना। हाँ चलिए, वो नहीं समझ में आता, देखिए रिजल्टेंट का आप लोग 11th में पढ़े, r बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा का मान अगर 180 रखेंगे
तो करड़ी में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 180 डिग्री। कास 180 का मान -1 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा a माइनस बी। देखो अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो a माइनस बी, अगर दोनों समान दिशा में है तो 180 के स्थान पे कितना हो जाएगा 0, का 0 का मान 1 तो +1, ये प्लस तो प्लस, यानी सेम डायरेक्शन में है। देखो इस प्रकार से ऐसे थीटा है। अब दोनों की दिशा समान कब होगी, जब ये वाला आकर के इसी दिशा में हो जाएगा। विपरीत कब होगी, जब ये वाला इधर घूम जाएगा इससे, तो 180 हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो आप लोग समझ गए इतना रिजल्टेंट का। ये सब 11th की बात है, हम लोग आ चुके हैं 12th में। हाँ चलिए इसी प्रकार से आते हैं। EA बराबर, यानी कि -q आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान -q से बिंदु P के बीच की दूरी, ये r माइनस l का होल स्क्वायर, समीकरण 1। इसी प्रकार EB यानी कि +q आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r प्लस l का होल स्क्वायर, समीकरण 2। देखिए किसी सिंगल आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर जो कि स्मॉल r दूरी पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर, है ना। इसी फार्मूले में हम लोग इसको बैठा दे रहे हैं। -q की वजह से देखेंगे P पर तो r माइनस l दूरी है, और +q की वजह से देखेंगे तो r प्लस l दूरी है। बाकी तो कहानी सेम है, आवेश सेम है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी की बात कर लेते हैं। तो E बराबर, दिशाएं विपरीत है तो घटा देंगे। आप सोच करके बताइए कि EA बड़ा है कि EB बड़ा है। देखिए बाबू, जब भी कोई क्वांटिटी फ्रैक्शन में हो यानी भिन्न में हो, तो जिसका हर बड़ा वो छोटा है और जिसका हर छोटा वो बड़ा है। तो देखिए ये सेम है, हर में ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे माइनस है तो ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा, तो ये वाला पूरा क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा, यानी EA माइनस EB। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r प्लस l का होल स्क्वायर। सही है, यहाँ से कॉमन खींच लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बचेगा कोष्टक में कितना, ये q 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। ये इस प्रकार से यहाँ से चलते हैं, ये जरा देखिए तो एलसीएम हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर और r प्लस l का होल स्क्वायर। इसका गुणा इधर कर देंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl। इतना तो आता है आप लोगों को, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आगे मिल जाएगा, जरा देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये अंडर रूट में चला जाएगा 2rl 4rl अपान एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे का में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को जरा गौर से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इसको लिख सकते हैं 2q इंटू 2l इंटू r, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दूनी 4 QRL सही है, अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखो, देखिए इस प्रकार से
इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से कर सकते हैं आर को बाहर कर दीजिए आर, और ये 2l इंटू 2/r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ऐसे। अब इसको व्यवस्थित कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैसे लिखेंगे तो 2 बाहर, q इंटू 2l और बाहर r/r² माइनस l² का होल स्क्वायर। गौर से देखिए q इंटू 2l p होता है, फार्मूला बताए थे p बराबर q इंटू 2l, सही है। तो यहाँ पे रखते हैं, यानी ये फाइनली फार्मूला मिलेगा हम लोगों को E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू 2l चला जाएगा आपका p में, तो 2pr/r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ये एक सूत्र बन गया। यह सूत्र तब लगाएंगे जब r तथा l दोनों एक दूसरे के करीब हो, मतलब इनमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। यदि r जो है बहुत बड़ा है l से, यानी r मच ग्रेटर देन l, तब l को छोड़ने पर जब दूरी बहुत बड़ी है r, यानी बिंदु O से P के बीच की दूरी, सही है। तो E बराबर कितना मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr/, ये ख़त्म हुआ तो r के पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ से ये कट जाएगा तो E बराबर फाइनली मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ठीक है ना। तो ये फार्मूला तब लगाएंगे जब केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी 2l से बहुत ज़्यादा हो, है ना, 20 गुना 30 गुना इस प्रकार से हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, सही है। अब बात कर लेते हैं इसकी दिशा किस तरफ होगी। दिशा जो E आया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, उसकी दिशा देखिए। चलिए अब देखिए ये बड़ा कि EB, EA। अब EA ज़्यादा बड़ा है, EA का मान जो है बलवान है, तो ये अपना असर दिखाएगा, यानी इस तरफ वाला प्रभावी है, और EA का मान ज़्यादा, तो EA की दिशा में हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। चलिए इधर से इधर, तो माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो अब इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना बाबू। अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब देखिए ये भी तो हम लोग जान चुके हैं कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। फाइनली जो फार्मूला मिला है वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, सही है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल 1/r³, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है तो उसके अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के, जबकि सिंगल आवेश के द्वारा, हम लोग सिंगल आवेश के द्वारा क्या जानते हैं, E प्रोपोर्शनल 1/r²। तो परीक्षा में पूछते समय या फिर हल करते समय क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि किसकी वजह से क्वेश्चन पूछा है। वैद्युत ध्रुव की वजह से तो नहीं पूछा है, बिंदु आवेश की वजह से ना पूछा है। तब दोनों कंडीशन में याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो आई होप ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, माइनस क्यू की वजह से देख लेंगे, प्लस क्यू की वजह से देख लेंगे, परिणामी एक दूसरे के विपरीत है, घटा देंगे, फाइनली आंसर करेंगे। ये सब कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए, मैथ्स है। यहाँ से बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्यू को बाहर बिठाया, इसको लिख सकते हैं 2 कोष्टक में 2l, अब बाहर r। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको P तक पहुँचना है। जे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 को बाहर ले लिए, Q इंटू 2l इंटू r। Q इंटू 2l कौन होता है? तो P होता है। यहाँ पे P का मान रख देंगे यहाँ से 2pr, ये r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब r तथा l एक दूसरे के लगभग बराबर हो। अच्छा, यदि r का मान l से बहुत बड़ा है तो l को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो फाइनली फार्मूला मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये फार्मूला
फेमस है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा 2p/r⁴। जब निरक्षी वाला चलेंगे तो ये 2 गायब हो जाता है, p/r³ होता है, उसका डेरिवेशन अभी आ गया है, ठीक है बाबू, बनाइए, हो गया। चलिए आते हैं इस पर सवाल लेकर के, चलो मिटाएं, खट 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 खट, डेरिवेशन समझ गए आप लोग? हाँ सर समझ गए। चलो बाबू कैलकुलेशन आना चाहिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे पैड पे रख के आंसर एकदम सही आने लगेगा। फार्मूला क्या होता है अक्षीय स्थिति में? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। चलिए 1/4πε0 2p/r³ कितना होता है? तो E बराबर 1/4πε0 2p/r³, जहाँ E क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P क्या है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो गया। अच्छा R क्या है? केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी, ये हो गया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को पता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युत शीलता। देखिए शीलता, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये +q -q, बीच की दूरी 2l, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो बनाए थे हम लोग किसी मीडियम में होता जिसका परावैद्युतांक k होता, तो फार्मूला होता है E = 1/4πε0 के साथ k लग जाता है 2p/r³। सब में जहाँ जहाँ पे आप लोगों को 1/4πε0 दिख रहा है, अगर पूरा का पूरा सिस्टम किसी माध्यम में रख दे जिसका परावैद्युतांक कितना हो? k हो, तब ε0 के साथ कौन लग जाएगा? k। बाकी सेम कहानी, सही है, ओके। चलिए सवाल पे आते हैं, इसको बिठाएं, आप लोग समझ गए कौन क्या क्या है। मात्रक वही होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। चलिए वो पहला सवाल देखिए जरा। पहला सवाल बोल रहा है कि एक वैद्युत ध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलाम के 2 विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए बाबू देखिए, तो बोल रहा है कि एक वैद्युत ध्रुव है ऐसे और ये ऐसे, बराबर बन जा, यहाँ पर है +5 माइक्रोकूलाम और यहाँ पे -5 माइक्रोकूलाम, ठीक है ना। समान परिमाण के 2 विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। बीच की दूरी कितना दे रखा है? कुछ नहीं दिया है, बोला कि मध्य बिंदु से नहीं दिया है, 4 सेंटीमीटर बीच की दूरी दिया है, यानी 2l बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। चलिए तो आधा आधा हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके केंद्र O से दूरी दिया है, जो बिंदु स्थित है वो दिया है, ये बिंदु P मान लेते हैं, ये भी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। अब ज़रा देखिए, यहीं पे हम लोग देख लेंगे कि क्या इन दूरियां जो हैं वो ज़्यादा फर्क है कि नहीं। तो देखिए L बराबर 2l बराबर अगर 4 सेंटीमीटर है तो L बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर है, और ये होता है R, यानी ये जो R है तो R बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना गुना है, बस 2 ही तो गुना है, तो लगभग बराबर है। तो इस स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फार्मूला होगा E = 1/4πε0 2pr/r² -l² का होल स्क्वायर, इस पे रखेंगे। चलिए रखें, चलिए बाबू देखिए, तो 1/4πε0 इसको ऐसे भाई बना लीजिए, क्योंकि हमारे पास 2 है, P नहीं है, तो P = होता है Q × 2l, इस प्रकार से, और बाहर हो जाएगा R, या R² - l² का
होल स्क्वायर। चलिए मान भरते हैं। इस पूरे का मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9, 2 गुणे क्यू का मान इसमें से कोई एक रख लीजिए, ये माइक्रो कूलाम में है तो 5 गुणे 10 के घाते -6 कूलाम हो जाएगा। तो 5 गुणते 10 के घाते -6 गुणे बीच की दूरी 12 और 12 का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल लेंगे। 4 गुणते 10 के घाते -2। आर का मान 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी रख देंगे 4 गुणे 10 के घाते कितना तो -2 बट्टे यहाँ पे आते हैं आर स्क्वायर। आर का मान है 4, तो 4 गुणे 10 के घाते -2 का वर्ग माइनस एल स्क्वायर। एल का मान दे रखा है एल 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 10 के घाते -2 का वर्ग और पूरे का वर्ग। हल करें। चलिए ज़रा देखिए तो 4 चौके 16, 16 पाँचे 80, सही है। या फिर ऐसे 9 गुणे 4 चौके 16 गुणते 5 दूनी 10। यहाँ पे देखिए ये 5 दूनी 10 हो गया। घात को जोड़ते हैं -2 -2 -4 -6 -10 9 घट गया -1 और यहाँ पे इतना 5 दूनी 10, तो पूरा का पूरा 10 कैंसिल, यानी ये ख़त्म बटे नीचे वाला आइए। तो 4 चौके 16 गुणते 10 के घाते -4 माइनस 2 दूनी 4 गुणे 10 के घाते -4 इस पूरे का वर्ग। ये 9 गुणते 16 बटे 16 - 4 कितना हो जाएगा, तो 16 में से 4 घट गया आपका आ गया 12 गुणे 10 के घाते -4 और इसका वर्ग। 16 9 144 बटे इसका वर्ग करेंगे 12 बारियाँ में 144 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 दूनी 8 -8 ये कट जाएगा। फाइनली आ जाएगा 10 के घाते 8। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। बनाइए आंसर। ठीक है बाबू, हाँ बनाइए। चलिए अक्षीय स्थिति है तो किस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस से प्लस की ओर, सही है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी 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 जल्दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेकर के आते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है कि +5 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम तथा -5 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सही है। चलिए इसको मिटाएं। हाँ कट 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 मिट गया हाँ मिट गया। चलिए अगला सवाल बोल रहा है दूसरे सवाल में ये बोल रहा है कि दो आवेश हैं। एक है +5 गुणे 10 घाते -7 कूलाम, यहाँ पे +5 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम, इसको बोलते हैं Q1। और दूसरा आवेश है -5 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम, इसको बोलते हैं Q2। सही है। बीच की दूरी दे रखा है, कितना दिया है, तो 0.1 मीटर ना सेंटीमीटर, यानी 2L बराबर दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, तो इसको बदल दीजिए। तो 0.1 गुणे 10 के घाते -2 मीटर, यानी 1 गुणे 10 के घाते -3 मीटर। सही है। सेंटर हो गया आपका O 2L का मान दे रखा है। केंद्र से ये केंद्र और यहाँ से अक्षीय स्थिति में आवेशों के बीच की दूरी इतना हो गया। अक्षीय स्थिति में केंद्र से 50 सेंटीमीटर, तो ये R का मान दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। देखो बाबू L का मान कितना है, तो इतना मीटर, ये मीटर में आ गया। यानी L का मान देखा जाए तो 0.1/2 मीटर और ये 0.1/2 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा है। यानी R मच ग्रेटर देन L। और इस स्थिति में कौन सा फार्मूला लगता है, तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। इस पे लगा देंगे आंसर आ जाएगा। इस पूरे का मान अभी रहने दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p का मान लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, अब p को लिख सकते हैं q क्रॉस 2l, ठीक है ना, q × 2l/r3। अब सबका मान रख दीजिए,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 × 10 की घाते 9, इसका हो जाएगा 2। क्यू का मान 5 × 10 की घाते -7 और एल 2L का मान दिया है 1 × 10 की घाते -3 बटे आर क्यू, ठीक है ना, यानी 5 × 10 की घाते -1 का क्यू कर देंगे। चलिए ज़रा इसको देखिए, तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 9 × 10 की घाते 10 और × 10 की घाते -10 बटे 5 × 5 = 25, 5 × 125 × 10 की घाते -3। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फाइनली मिल जाएगा 9 × 10 की घाते 3 और बटे 125। सही है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 9 × 1000 और बटे 125। काट देते हैं इसको, 25 से काटते हैं 25, 5 × 125, 25 × 4 = 100, 40 हो जाएगा। 5 × 8 = 40, यानी 9 × 8, तो 9 × 8 = 72। ये किसका मान आ गया, ई का मान, 72 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और इसकी दिशा किधर से किधर होगी, तो माइनस से प्लस की ओर, ठीक है बाबू, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को बना देंगे। तो ध्यान देना है आपको कि आर का मान एल से बड़ा है कि छोटा या फिर उसके नियर अबाउट है। अगर आर का मान एल से बहुत बड़ा है तो फार्मूला लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। अगर आर और एल दोनों एक दूसरे के करीब हैं तो ई बराबर फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr/r² - l² होल स्क्वायर। इस वाले फार्मूले को लगा करके निकालेंगे। तो हम आप लोगों को दोनों प्रकार के सवाल बता दिए, ठीक है। सो आज का लेक्चर करते यहीं पे समाप्त। मिलेंगे अगले लेक्चर में और उस लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि अक्षित तो यहाँ पे हो गया, निरक्षीय स्थिति और अन्य स्थिति में रखे बिंदु पर वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और उस पर अच्छे न्यूमेरिकल आप लोगों को देंगे। सो मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे बंद। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके।